हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5, जो कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे, आपके कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, वैसे शब्द जो जेनेटिक्स में आने वाले हैं। जैसे आपका हमने वहाँ डीएनए सीखा था, जीन सीखे थे, गुणसूत्र के बारे में जाने, प्रभावी अप्रभावी जाने, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो जाने। आज हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम को सीखेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर में मेंडल के क्या क्या नियम थे, मेंडल ने कितने नियम को दिए थे। जैसा आपका 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मेंडल के 3 नियम हम लोग पढ़े थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। आज हम इस नियम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अनुवांशिकी का खोज हुआ, कैसे मेंडल साहब इसे मतलब लोगों के सामने लाकर रखे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेंडल के वंशागति के नियम के बारे में। तो सबसे पहले मेंडल का पूरा नाम जो था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था ऑस्ट्रिया नामक देश में, और ऑस्ट्रिया के एक शहर का नाम था ब्रून, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को। और पेशे से क्या थे ये? पादरी थे। किसमें? चर्च के पादरी थे। ठीक है, यानी कि फादर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अनुवांशिकी पिता किसे कहते हैं हम लोग? मेंडल को, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है? मेंडल साहब को। उसके बाद हम बात करते हैं इनके खोज की। तो खोज किस पर किए थे? उद्यान मटर पर, यानी कि सिंपली हम बात कर सकते हैं किस पर? गार्डन पी पर। ठीक है, गार्डन पी पर इन्होंने क्या किया था? अपना खोज किए थे। उसके बाद हम बात करते हैं नियम। तो नियम इनका कब से कब तक चला था कंटिन्यू? 1856 से 1863 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 7 साल तक ये अपने नियम को दिए थे कंटिन्यू। यानी कि इन्होंने गार्डन पी पर लगभग 7 साल तक क्या किए? खोज करते रहे। ठीक है, अंततः इनको उपलब्धि हासिल हुई थी। और इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1884, यानी कि किसकी वजह से? एक रोग था जिसका नाम था ब्राइट डिजीज, और ब्राइट डिजीज किसमें होता है? किडनी में होता है। तो किडनी के रोग के वजह से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये पूरा था एक आपका मेंडल के बारे में जानकारी। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक जगह सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी कि मेंडल साहब को पी प्लांट ही क्यों, यानी कि मेंडल ने अपने सारे खोज पी प्लांट पर ही क्यों खत्म किया, आखिर क्या बात था पी प्लांट में ऐसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से 2-3 चीज सीख लो। पहली बात तो मेंडल पेशे से क्या थे? पादरी थे। और पादरी थे तो ये जानवरों को नहीं मार सकते थे, जीवों को नहीं मार सकते थे, उनके सेल से ये अपने स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ठीक, तब वहां जानवर हट गया। अब रही बात प्लांट की, तो प्लांट में मटर ही क्यों? तो इन्होंने गार्डन पी का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि वो कम समय में आपका कम समय में आपका वो ऑरिजिनेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक लंबेपन और दूसरे बौनेपन की। इसलिए इन्होंने क्या किया कि उसका प्रयोग किया। ठीक है, चलो इस्तेमाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद ये देखो, मेंडल ने कुल 7 लक्षणों की वंशागति की थी। आखिर मेंडल ने कुल 7 लक्षण ही क्यों? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 7 क्यों? तो आपको बता दे 7 इसलिए किए थे कि मेंडल मटर के पौधे में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 14। अगर मान लो ये मटर का पौधा है, मान लो, देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं इस मटर के पौधे की, अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, अगर इस मटर के पौधे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मटर के पौधा ऐसे होता है। और अगर हम मटर के पौधे की बात करते, ध्यान देना, ये सारे के सारे मटर हमारे हैं। ठीक है, ये टोटली, ये देखो मटर हमारे हैं। तो मटर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो गया? 14 हो गया। तो जब 14 हुआ, गैमेट्स बनेगा, तो 7 गो मादा का और 7 गो नर का बनेगा ना। तो यानी कि 7 लक्षण ही, अब जो उसका ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो उसके संतान बनेंगे, तो 7 नर का लक्षण जाएगा और 7 मादा का लक्षण जाएगा। इसीलिए मेंडल साहब मटर के पौधों में केवल कितने लक्षण को वंशागति किए थे? टोटल 7 लक्षणों की। ठीक है, ये देख लो आपका कुछ मटर के डायग्राम हमारे हैं। ठीक है, इमेज है हमारे, ये आपका फूला हुआ मटर होता है। ठीक, ऐसे टोटली। ठीक, चलो आगे हैं, आगे ध्यान देना। इसलिए मेंडल साहब क्या किए थे? मटर के पौधे का
इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद उसमें उन्होंने कितना लक्षण चुना, मात्र 7 लक्षणों की वंशागति की थी। ध्यान देना। जैसे और पहला लक्षण क्या था, पादप की लंबाई। पहला क्या था, पादप की लंबाई, यानी कि पादप की लंबाई का मतलब कि पहला लक्षण उन्होंने किस गुणसूत्र पर, चौथे गुणसूत्र पर। अब ध्यान देना, जैसे मान लो कि मटर का बात अगर हम करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना, 14। अब यहां से 2 कैटेगरी बनती है, एक हमारी नर की और दूसरी हमारी मादा की। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं नर के कैटेगरी की तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह के 7 गुणसूत्र थे उनके पास। ठीक है, कितने गुणसूत्र, 7 गुणसूत्र। और मादा के भी कितने, 7। ध्यान देना। तो 7 लक्षणों के वंशागति के बाद उन्होंने क्या किया कि चौथे पर, ठीक है, किस पर, चौथे गुणसूत्र पर। तो चौथे गुणसूत्र पर उन्होंने क्या किया, पादप की 1, 2, 3 और 4 इस वाले पर, ठीक है, या इस वाले पर, यानी कि इस पर एक ऐसा जीन आया, ठीक है, एक ऐसा जीन आया जो किसको इंडिकेट कर रहा था, पादप के लंबाई को इंडिकेट कर रहा था। तो पादप की लंबाई में प्रभावी, और ध्यान देना पूरे मेंडल साहब अपने अनुवांशिकी में 2 ही लक्षणों की बातें किए थे, एक प्रभावी लक्षण, दूसरा अप्रभावी लक्षण। ठीक है, तीसरा लक्षण कोई नहीं आया था। तो पहला बात किसकी करेंगे हम लोग, लंबेपन की, यानी कि लंबा जो था वो प्रभावी लक्षण था, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर था, और बौना जो था वो अप्रभावी था। ठीक है, जैसे मान लो लंबा को क्या लिखते हैं, टाल लिखते हैं, तो टाल का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। बौना का देखो होता है ड्वार्फ, ठीक है, क्या होता है, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ का डी नहीं लिखेंगे। अब जो भी अप्रभावी डिटरमाइन करते हैं किसके वजह से, प्रभावी की वजह से, तो इसका कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में अभी नहीं कि सर कैपिटल टी टॉल मतलब लंबा था टी लिख दिया, ड्वार्फ मतलब बौना था डी लिख दिया, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, हमेशा ऐसा चीज नहीं है। ठीक, तो हमेशा जब भी हम रिसेसिव कैरेक्टर को लेंगे तो किसके वजह से, अपने जो डोमिनेंट है उसको वजह। सब ये ना कि उसका स्पेलिंग लिखे, टाल मतलब लंबा तो टी लिखे हैं, तो तुम लोग डी मतलब ड्वार्फ मतलब बौना कर देना, ऐसा नहीं। जब भी बनेगा हमारा किसकी वजह से, इस लंबे की वजह से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और किस गुणसूत्र पर मिलेगा, चौथे गुणसूत्र। उसके बाद है पोजीशन ऑफ प्लांट, यानी कि पादप की स्थिति। ठीक है, एक होता है अक्षीय, यानी कि जिसको हम एक्सियल बोलते हैं, ध्यान देना, क्या बोलते हैं, एक्सियल। तो इसका क्या बनेगा, डोमिनेंट ए बनेगा। और इसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल मतलब शीर्ष होता है, तब टी नहीं, क्या होगा, स्मॉल ए हो जाएगा। ऐसा में इस तरह से आपका उन्होंने क्या किया, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लिया। ये भी कितने पर, गुणसूत्र नंबर 4 पर मिला था। उसके बाद फली का आकार, फली का आकार यानी कि शेप ऑफ पॉड। तो फली का आकार कैसा था, फुला हुआ था, और फूलने के साथ साथ प्रभावी कैसा था, सिकड़ा हुआ। किसकी गुणसूत्र पर, चौथे नंबर के गुणसूत्र पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो क्या है, उसके बाद आगे है फली का रंग, यानी कि कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड की बात करते हैं। तो ये आपका प्रभावी जो था कैसा था, हरा था। ठीक है, कैसा था बाबू, हरा, और अप्रभावी कैसा था, पीला। तो अब ध्यान देना, रुक जाओ एक चीज। अब देखो यहां पर फली का रंग की अगर बात करते हैं तो फली का रंग कैसा था, ग्रीन। तो ग्रीन कैसे होता है, GREEN। तो इसका कैपिटल जी ले लेंगे ना डोमिनेंट में। और पीला का क्या होता है, येलो। तो यहां पर वाई नहीं लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल जी लेंगे। हमेशा जब भी अप्रभावी देखना है तो किसके, पहले प्रभावी देखो कि हमारा प्रभावी क्या है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, अप्रभावी को डिटरमाइन कर देंगे बस। अगर प्रभावी में जो कैपिटल है वही उसका क्या, स्मॉल लेटर का बनेगा, हमारा अप्रभावी बनेगा। और ये किस गुणसूत्र पर, 5वें गुणसूत्र पर मिला था। उसके बाद है बीज का आकार कैसा था, गोलाकार। तो गोलाकार किससे होता है, राउंड। तो राउंड का आर हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, तो छुरीदार का व्रिंकल्ड होता है, WRINKLED। तो इसका डब्ल्यू नहीं बल्कि क्या होगा, स्मॉल आर होगा, राइट। और ये किस गुणसूत्र पर, 7 नंबर के गुणसूत्र पर। उसके बाद बीज का रंग है, तो कैसा है, येलो है। ठीक है, येलो है ना जी, बीज का रंग कैसा है, येलो। येलो का क्या होगा, कैपिटल वाई। और इधर हरा है तो हरा का ग्रीन होता है, लेकिन इसका डोमिनेंट क्या, रिसेसिव क्या बनेगा, स्मॉल वाई। और ये किसके गुणसूत्र पर, गुणसूत्र नंबर 1 पर। उसके बाद बात करते हैं पुष्प के रंग की बात करते हैं। तो पुष्प का रंग कैसा था, वायलेट था। ठीक है, बैगनी था। और इसका क्या होगा,
स्मॉल v हो जाएगा। आया समझ में? तो ये आपका होता है क्या, रिसेसिव और डोमिनेंट का मामला, ठीक। और ये भी कितने गुणसूत्र पर, एक गुणसूत्र पर। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये था टोटल उनका 7 लक्षण। 7 लक्षण याद रखना। पहला था पादप की लंबाई, दूसरा था पादप की स्थिति, तीसरा था फली का आकार, चौथा था फली का रंग, पांचवा था बीज का आकार, छठवां था बीज का रंग, और उसके बाद सातवां था पुष्प का रंग। तो ये 7 प्रकार के उनके क्या थे, लक्षण थे, किसमें, मटर में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट देखो। तो यहां पर हमने बात किया कि चौथे गुणसूत्र पर 3 जन आए। चौथे गुणसूत्र पर ऐसा जीन आया जो कि 3 यानी कि तीनों अलग अलग जीन थे, और तीनों अलग अलग जीन क्या किए, 3 अलग अलग प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित किए, ठीक है। इस तरह से ये सारा चीज हमने डिटरमाइन किया। लेकिन ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मटर के किस किस गुणसूत्र पर आपका लक्षण नहीं शो किया था, तो याद रखना गुणसूत्र नंबर 2, गुणसूत्र नंबर 3 और गुणसूत्र नंबर 6, यानी कि इन सभी गुणसूत्रों पर, ठीक है, इन सभी गुणसूत्रों पर, ठीक है, इन सभी गुणसूत्रों पर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था, ठीक है, कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था। बस सिंपल बात ध्यान देना। यानी कि 2, 3 और 6 इन ऐसे 3 गुणसूत्र थे जहां पर मेंडल साहब को एक भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। बाकी आपके 1 पर, 4 पर, 5 पर, 7 पर, ये सारे पर आपके क्या हुए, लक्षण प्राप्त हुए, ठीक है। कोई दिक्कत? लेकिन 2, 3 और 6 पर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण प्राप्त नहीं हुआ। चलो ये बात तो हो गई। उसके बाद मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सटाइवम। क्या था, पाइसम सटाइवम नाम था, ठीक है। यानी कि पाइसम जो था क्या था, वंश था हमारा, और सटाइवम जो था क्या था, जाति थी। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणाम को इकट्ठा करके रखते थे। मेंडल जो भी अपना रिसर्च किए, जो भी खोज किए, तो खोज करने के बाद उन्होंने जितना भी उसके रिजल्ट आते थे सब वो रखते थे। दूसरा चीज, एक और गलती क्या किए थे मेंडल साहब, कि मेंडल साहब बायोलॉजी में मैथ का टूल्स अपनाए थे। यानी कि उनको जो भी रिजल्ट मिला वो उनको मैथमेटिकल टूल्स के अनुसार लिखते थे, जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आया। इसलिए इनके नियम को बहुत लोगों ने नकार दिया था। यानी कि बहुत लोगों को समझ में आया ही नहीं था कि एक्चुअली नियम है क्या, ठीक है। कि गलती उन्होंने ये किया था कि मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि बायोलॉजी का जो हमारा आपका रिसर्च था उसमें मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करने लगे, जो कि लोगों को भाया ही नहीं। इसके वजह से इनके जो नियम थे वो लोगों तक अच्छे ढंग से नहीं पहुंच पाए, राइट। तो ये था हमारा मेंडल के बारे में। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान देना। चलो तो आगे चलते, एक टॉपिक आपका है एकल संकर क्रॉस, ठीक है। एक टॉपिक आपका ध्यान दीजिएगा, एकल संकर क्रॉस, ध्यान देना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये है क्या, ध्यान देना। यानी कि सिंपल बात समझ लो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंडल साहब के द्वारा लाया गया था, और इस नियम में मेंडल साहब ने एक जोड़ी लक्षण को लिए थे, और एक जोड़ी लक्षण को लेकर उन्होंने क्रॉस करा के इसके F1 जनरेशन और F2 जनरेशन को प्राप्त किया था। देखो कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना, एकदम आराम से देखो, ध्यान से। कहने का मतलब है, सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग, कि इस नियम का प्रतिपादन, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन मतलब देने वाला, ठीक है, प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा किया गया था। मेंडल के द्वारा
किया गया था, ठीक है, ध्यान देना, किया गया था, जिसमें जिसमें उन्होंने, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक जोड़ी ठीक है, एक जोड़ी लक्षण, ठीक है, एक जोड़ी अलग अलग प्रकार के लक्षण, ऐसे लिखो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, एक जोड़ी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के लक्षण को लिए थे, ठीक है, यानी कि इसमें उन्होंने क्या किया था, एक जोड़ी अलग अलग प्रकार के लक्षण को लिए थे। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? तो इस प्रकार के मेंडल साहब ने एकल संकर क्रॉस में आपका काम किए थे। अब देखते हैं इस नियम में क्या उनको प्राप्त हुआ था, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस नियम में उनको क्या प्राप्त हुआ था, ठीक है, चलो तो देखते हैं, पहले इतना लिख लो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसके नियम की, कि इस नियम में उन्होंने क्या किए थे, ध्यान देना, ठीक है, कि सबसे पहले बात करते हैं, कह रहा है कि एक जोड़ी अलग अलग प्रकार के, जिसमें होगा क्या कि नर वाला अलग होगा, मादा वाला अलग होगा। देखो कैसे, ध्यान देना, हमने दो लक्षण लिया, ध्यान देना, एक लिया लक्षण ऐसे जो कि मेल पेरेंट हो गया हमारा, दूसरा हमारा हो गया फीमेल पेरेंट। तो याद रखो, देखो इधर, यहां पर अब इसमें से तुम किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ले लो, चलो हमने ले लिया, मान लो क्यों, हमने ले लिया फली के रंग को लेते हैं, ध्यान देना, हमने क्या लिया, फली के रंग को, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फली के रंग का प्रभावी कैसा था, बोलिए, तो ये आपका हो गया नर भाग, ठीक है, कौन सा भाग, नर भाग, और ये हो गया हमारा मादा भाग, फीमेल पेरेंट और नर मेल पेरेंट, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर एक जोड़ी लक्षण लिए, एक जोड़ी मीन्स एक जोड़ी में दो को चिन्ह आएगा आपका, ठीक है, कैपिटल जी और कैपिटल जी। तो अब बताओ कि ये जो है हमारा प्रभावी है, क्या है बाबू, प्रभावी है, तो इसका अप्रभावी क्या बनेगा, स्मॉल जी, स्मॉल जी, सिंपल बात है, क्या बनेगा, स्मॉल जी, स्मॉल जी। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। तो आप ध्यान देना कि जब एक जोड़ी लक्षण लिए और इसमें उन्होंने क्या देखा कि कैपिटल जी को लिया, तो ये लक्षण कैसा था, प्रभावी था, और उन्होंने स्मॉल जी को लिया तो वही कैसा था, अप्रभावी था। तो यह एक तरह के क्या है, युग्मनज है, क्या है बाबू, युग्मनज है, ध्यान देना, युग्मनज। तो अब यहां पर अगर हम मियोसिस कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, मियोसिस, तो बोलो दो को है तो कब बनेगा, कैपिटल जी बनेगा, बनेगा ना जी, और यहां भी मियोसिस कराओगे तो बोलो क्या बनेगा, बोलो प्रेम से, क्या बनेगा, स्मॉल जी। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो ये बनाएंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी, जो कैसा होगा हमारा, हरा होगा। बोलो कोई दिक्कत, हरा होगा ना, ध्यान देना, यहां पर देखो, यहां पर देखो हरा है ना, हरा, और ये आपका स्मॉल जी किसके लिए है, पीला के लिए है, ये चीज हमेशा ध्यान देना, ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा हरा। अब ध्यान देना, इसको हम क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे। तो F1 पीढ़ी में सारे कैसे मिले, हरे मिले, कैसे मिले, हरे मिले। अब ध्यान देना कि इन दोनों के बीच में एक क्रॉस हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कैसा, पर परागण हुआ है, कैसा, पर परागण। पर परागण मीन्स कि दोनों सर जो लक्षण है वो अलग अलग है, दोनों लक्षण कैसा है, अलग अलग है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पर परागण। पर मतलब दूसरा, तो ये नर भाग अलग है और मादा भाग अलग है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो मेंडल साहब के एकल संकर क्रॉस में कुछ इस प्रकार के लक्षण को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था, ठीक है। अब ध्यान देना, दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट देखना ध्यान से कि अब हम F2 पीढ़ी को ज्ञात करेंगे ना, F2 पीढ़ी को, ठीक, तो F2 पीढ़ी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, F2 पीढ़ी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि F1 पीढ़ी के जो लास्ट हमारे प्रोडक्ट बने थे उनको लेकर अब क्रॉस कराना हमको। तो बोलो लास्ट प्रोडक्ट कौन था हमारा, कैपिटल जी, स्मॉल जी, ठीक, ध्यान देना।
तो अब हम नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो यहां पर फिर मेल पेरेंट ले लेंगे हम लोग, ठीक है, मेल पेरेंट, और ये हमारी हो गई फीमेल पेरेंट। तो यहां पर हमने क्या लिया था, क्या आया था बोलो, कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां भी क्या आया था, कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इनके बीच में क्या होगा, स्वपरागण। अब बोलो क्यों सर, स्वपरागण इसलिए होगा बाबू क्योंकि दोनों के लक्षण जो है कैसे हैं, हरे हैं, ये भी हरा है और ये भी हरा है, लेकिन यहां पर जो था ये पीला था, स्मॉल जी, और ये कैसा था, हरा था। बोलो कोई दिक्कत, अब ये कैसा था, पीला था, और वो कैसा था, हरा था। तो इसलिए हमने यहां का लिखा था परपरागण, लेकिन यहां पर दोनों लक्षण कैसा है, हरा हरा है, तो हमने लिख दिया स्वपरागण, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहां से दो कैटेगरी बनेगी, एक आपका कैपिटल जी और दूसरा हमारा स्मॉल जी। यहां भी दो गैमेट्स, कैपिटल जी या ना तो स्मॉल जी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब हम सेकेंड जनरेशन जब चलेंगे F2 पीढ़ी निकालने के लिए, तो वहां पर हम एक पनेट स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, किसका, पनेट स्क्वायर का। अब ध्यान देना, पनेट स्क्वायर का रूल होता है, ठीक है, इसमें दो ही एक्सिस बनते हैं, एक आपके बनेंगे क्या, परपेंडिकुलर, और एक बनेगा हमारा हॉरिजेंटल, ठीक है। तो यहां पर हमने सिंबल दे दिया मेल का और ये हमने फीमेल का। तो फीमेल को हमने दर्शाया इससे और मेल को हमने दर्शाया इससे। बोलो कि मेल को हमेशा कहां लिखना है, नीचे की तरफ, तो क्या होगा बोलिए, कैपिटल जी स्मॉल जी, और फीमेल को कहां लिखना है, इधर, कैपिटल जी स्मॉल जी। अब हम यहां पर क्रॉस करा लेंगे, ठीक है, क्या करा लेंगे, क्रॉस करा लेंगे भैया। तो अब ध्यान देना थोड़ा सा, 1 मिनट, कि ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो कैपिटल जी बनेगा, अगर ये दोनों जो क्रॉस करेगा कैपिटल जी स्मॉल जी, फिर उसके बाद ये करेगा तो सबसे पहले बड़ा लिखना है तब छोटा लिखना आपको, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कैपिटल जी स्मॉल जी, और ये लास्ट वाला जो करेगा हमारा वो क्या होगा, हमारा स्मॉल जी। तो ये हमारा जो है क्या है, F2 पीढ़ी है, क्या है बाबू, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी मीन्स सेकेंड फिलियल जनरेशन होता है, ठीक है, F2 पीढ़ी मीन्स सेकेंड फिलियल जनरेशन होता है, कोई दिक्कत है। अब ध्यान देना, इसको हम बोलते क्या है, हरा, यानी कि पूर्ण हरा, क्या बोलेंगे, पूर्ण हरा। अब ध्यान देना, इसको बोलेंगे हम अपूर्ण हरा, हरा तो बोलेंगे लेकिन कैसा हरा, अपूर्ण हरा। उसके बाद इसको भी क्या बोलेंगे हम, अपूर्ण हरा, ठीक है, क्या बोलेंगे, अपूर्ण हरा। और इसको बोलेंगे हम लोग पूर्ण पीला, क्या बोलेंगे, पूर्ण पीला। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो अगर हम बात करते हैं पूर्ण हरा की, ध्यान देना, पूर्ण हरा पहला हमारा बना, दूसरा बात करेंगे अपूर्ण हरा, अपूर्ण हरा, और तीसरा बात करेंगे किसकी, हम पूर्ण पीला की, किसकी बात करेंगे, पूर्ण पीला की। तो अब ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा कि अपूर्ण हरा कगो है, सर दूगो है, पूर्ण हरा कगो है, एगो है, और पूर्ण पीला कगो है, एगो है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, मान लो, ठीक, चलो। तो अगर हम यहां से बात करते हैं दो रेशियो की, एक आपका रेशियो कौन है, फिनोटिपिक, ध्यान देना, फिनोटिपिक रेशियो, एक हमारा ये है और एक हमारा है क्या, जीनोटिपिक, ठीक है, क्या है बाबू, जीनोटिपिक रेशियो है। अब ध्यान देना कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो मींस होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि फिनोटिपिक क्या होता है। और जैसे तो आपको हम टर्मिनोलॉजी में बताए थे कि फिनोटिपिक का मतलब होता है लक्षण प्रारूप अनुपात और जीनोटिपिक का मतलब होता है जीन प्रारूप अनुपात, ऐसा आपको हम बता चुके, लेकिन फिर से समझ लीजिए। देखो अगर हम बात करते हैं फिनोटिपिक का, ठीक है, तो फिनोटिपिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और इधर क्या बोलेंगे,
जीन प्रारूप अनुपात बोलेंगे। ठीक है, याद रखना दोनों का नाम, जीन प्रारूप अनुपात। अब ये जो जीन प्रारूप, ये जो लक्षण प्रारूप अनुपात होते हैं हमारे, ठीक है, ध्यान देना, लक्षण प्रारूप ये बाहरी लक्षणों के आधार पर तय करते हैं। किसके आधार पर? बाहरी लक्षणों के आधार पर। ठीक है, ध्यान देना, बाहरी लक्षणों के आधार पर। और ये जो हमारा जीनोटिपिक है, इसको किस पर हम करते हैं? इसको करते हैं हम लोग जीन के आधार पर। किसके आधार पर? जीन के आधार पर। ठीक है, तो अगर आपसे हम पूछें, अगर हम बाहरी ऐसे देखते हैं, बोलो कितने हरा है, सिंपल बात बताना, कितने हरा है? तो सर 1 2 और 3 गो हरा है। कितना हरा है? 3 गो हरा है। तो बोलो यहां पर 3 लिखेंगे, रेशियो। कौगो पीला है? सर 1 पीला है। तो ये हो गया हमारा 3:1। क्या है हमारा? लक्षण प्रारूप अनुपात। किसका? एकल संकर क्रॉस का। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान देना, उसके बाद पूछ रहा है जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो में अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण हरा कौगो है, तो पूर्ण हरा कौगो है? 1 गो है। पूर्ण पीला कौगो है? 1 है। लेकिन अपूर्ण हरा कौगो है? 2 गो है। यहां पर 2 लिख देंगे, और पूर्ण पीला क्या है? 1 है। यहां पर हम 1 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत? तो ये था हमारा जीनोटिपिक और ये था हमारा फिनोटिपिक रेशियो। बोलो एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? ये हमारा है लक्षण प्रारूप अनुपात और एक हमारा है जीन प्रारूप अनुपात। ये टोटल था हमारा क्या बाबू? एकल संकर क्रॉस था। बोलो कोई दिक्कत? एकल संकर क्रॉस था। ये आया समझ में? इसके बाद हम चलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोग चलेंगे क्या? आपका प्रभाविता के नियम को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल साहब ने एकल संकर क्रॉस में बहुत सारे चीजों को बताए थे। और याद रखना, मेंडल साहब पूरे अनुवांशिकी में केवल प्रभावी और अप्रभावी पर ही चर्चा किए थे। और उसके बाद एक और बात, खास बात है कि मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब, उनके नियम असफल हुए थे इसलिए क्योंकि उस समय उतना न तो न्यूज़पेपर थे, न टेलीविजन था, न सोशल मीडिया थी। तो वो अपने नियम को प्रकाशित नहीं कर पाए, पब्लिशिट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके नियम मतलब असफल हो गए थे बेचारे। लेकिन सफलता का भी कुछ राज था उनके पीछे। 3 वैज्ञानिक ने आए जो उनके नियम को लेकर आगे बढ़ा। ठीक है, 3 वैज्ञानिक आए थे जो आपके उनके कार्ल लॉरेंस भी थे उसमें। ठीक है, जो उनके वैज्ञानिक थे जो कि आपका उनके नियम को लेकर, उसके बाद ह्यूगो डे विरिच था। ठीक है, तो उनके नियम को आगे लेकर बताए थे, तब जाकर लोगों ने माना कि ना दिस इज द आपका ये नियम जो है वो सही है, राइट है। ठीक है, इस तरह से मेंडल साहब का आपका कार्यकाल चला हुआ था। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ये फर्स्ट पेज आपका है, ये सेकंड पेज आपका है। ठीक, ये हो गया आपका थर्ड पेज, ये हो गया फोर्थ, उसके बाद ये F1 पीढ़ी और ये हो गया हमारा F2 पीढ़ी। बोलिए कोई दिक्कत? इस तरह से मेंडल साहब क्या किए थे, अपने नियम में सबसे पहले एकल संकर क्रॉस के बारे में बताया था। और हम लोग अब नेक्स्ट मिलेंगे आपसे द्विसंकर और प्रभाविता नियम को लेकर, और एकल संकर क्रॉस को आप फिर से हम वहां पर रिकॉल करेंगे कि किस प्रकार से हमने एकल संकर क्रॉस को पढ़ा था। बोलो, तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है कि एकल संकर क्रॉस के लक्षण प्रारूप अनुपात कितने होते हैं, तो 3:1, और जीन प्रारूप अनुपात कितने होते हैं, 1:2:1 होता है। बोलो कोई दिक्कत जहां तक? ये ऑब्जेक्टिव आपका मोस्ट है, इसको याद रखना। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका मोस्ट है। कोई दिक्कत? ये बाबू था आज का टॉपिक हमारा लेखा जोखा, कि आप हमने सीखा कि किस प्रकार से 7 लक्षण आए। ठीक है, आपको बता दें कि पूरे आपका मटर में कितने गुणसूत्र? 14 गुणसूत्र, तो 7 नर से और 7 मादा से आए थे। कोई दिक्कत? तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक था। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वहां पर हम बात करेंगे किसकी? आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस और प्रभाविता के नियम की बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ मेंडल। ठीक है, मेंडल के पहले नियम की हम लोग चर्चा करेंगे वहां पर। कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।